मैं एक हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे एक ऐसी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना छोटा बच्चा इतनी बेबाकी से यह ख्वाहिश जाहिर करेगा। पर क्या करती, मैं हसीन थी और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा कि यह बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही टिक सकेगा। फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर मैंने उसकी बात मान ली कि वह अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी थी, उसने तो पूरी रात ही मेरी चीखें निकाली। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आता था। क्योंकि मेरा शौहर बीमार रहता था, एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी जब वह 15 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से वह मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। सलाम दुआ करने के बाद उसने कहा, मैडम, मैं तन्हा हूं और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूं। एक बार देकर देखें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा खरा उतरूंगा। मैंने सर से पांव तक उसे देखा। कद काठी में वह बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। वह मुस्कुराकर कहने लगा, दीदी, मेरा 5 साल का तजुर्बा है। मैं 10 साल का था, तब से यही काम कर रहा हूं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूं। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। इस बार मैं वाकई हैरान हुई। वह बच्चा अकेला कैसे यह सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह कहने लगा, मैं तन्हा हूं। तुमसे पहले मैं यहाँ वहां की ठोकरें खाता था, फिर मैंने यही वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके भी बहुत काम आऊंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी जो ऊपर के कामकाज कर देता, और वह खुद से ही मुझे यह ऑफर कर रहा था। फिर दूसरी बात यह थी कि उसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने रकम भी मिल जाती, जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता। मगर फिर यह ख्याल भी आया कि अगर यह वक्त पर मुझे पैसे ना दे सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, वह 15 साल का था और मैं आसानी से उसे अपनी हर बात मनवा सकती थी। इसलिए अपना फायदा देखकर मैंने मामला पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम आदित्य था और कहने लगा कि दीदी, मैं रिहाइश भी दुकान में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं यह काम सड़क पर ही कर रहा था, लेकिन अब दुकान में करूंगा। मुझे क्या एतराज हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीजें लाकर डाल दी, और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वह दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का लाइन लगा रहता। रात के वक्त उसी दुकान में सो जाता। इतने दिनों से यह दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी यह किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कितनी बार मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सबने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए सही नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चलेगी कि नहीं। लेकिन उस बच्चे ने न सिर्फ सही कीमत पर उसे किराए पर लिया था, बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात यह थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे से सामान खरीदने आती थीं। कुछ दिन गुजरे तो मेरी आदित्य से अच्छी बातचीत हो गई। वह मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा देती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत के तहत मैं वह दरवाजा खोलकर आदित्य से बातचीत भी कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई। मैं भी एक तरह से बेचैन ही थी, इसलिए मुझे आदित्य का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे
और मेरे शौहर राहिल को कोरोना का अटैक हुआ था। उसके बाद वह बिस्तर पर पड़ गए थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए कुछ सहारा हो गए थे। इसलिए मैंने खुद आदित्य से दोस्ती बढ़ाई थी ताकि वह दुकान छोड़कर ना जाए और मेरी आमदनी भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे 16 साल मासूम बच्चा समझ रही हूं वह इतना सीधा सादा भी नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ ही दिनों में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही दोस्ती बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। अब कुछ कामों वगैरह के लिए वह मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वह दुकान में ही गुजारता था। राहिल को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वह 16 साल का बच्चा ही था, बल्कि आदित्य के आने से तो हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो आदित्य से कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से राहिल की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। आदित्य ने मुझे देखा तो पूछने लगा, दीदी क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया कि राहिल को अस्पताल लेकर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। राहिल तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे में मैंने अपने दिल का हाल आदित्य के आगे बयान कर दिया था। मेरी बात सुनकर आदित्य मुस्कुराकर कहने लगा, तो दीदी बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है? आदित्य की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि राहिल बिस्तर पर थे और वह इस काबिल नहीं थे कि हम बच्चा पैदा कर सकें। शादी के शुरू के सालों में राहिल नहीं चाहते थे कि हम बच्चे के झंझट में पड़े, और जब हमने बच्चे की जरूरत महसूस की तो राहिल इस काबिल नहीं रहे कि बच्चा पैदा कर सकें। उन्हें अचानक ही कोरोना का अटैक हुआ था और उसके बाद वह किसी काबिल नहीं रहे। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई, और अब मैं मजबूरी में ही राहिल का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आदित्य ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। कहने लगा, दीदी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना, जल्दी आपके सारे तकलीफ खत्म हो जाएंगे। आदित्य की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वह अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पकड़ी थी। आदित्य ने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में खो दिया था, और इसके बावजूद भी वह दुनिया के मेले में गुम नहीं हुआ था। न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा, बल्कि वह राहिल की भी बहुत ज्यादा देखभाल करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो आदित्य ही मेरे शौहर की देखभाल करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के बीच न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर आदित्य हमेशा खामोश हो जाता था। आदित्य ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बच्चा पैदा करना चाहती थी। अपनी जिंदगी में मुझे औलाद की कमी को पूरा करना था, लेकिन आदित्य भला उसे कैसे पूरा कर सकता था? उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी, और फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे कि मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो आदित्य ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि दीदी डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई, और वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। ये कैसे मुमकिन था? राहिल में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाप बन सकते हैं, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी, और जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते राहिल को बताई तो वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूं कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। अगर खुदा ने हमें यह खुशखबरी सुनाई है तो इसे मुस्कुराकर कबूल कर लो। राहिल की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या वाकई में राहिल के बच्चे की मां बनने वाली थी? ये बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो राहिल की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था, फिर यह कैसे मुमकिन था? खैर, मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं राहिल के बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। आदित्य को भी यह बात पता चल गई थी।
वह भी बड़ा खुश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो, जैसे मुझे दुकान से छुट्टी मिलता। मैं घर में आता और राहिल को नहलाने धुलाने का काम अपने ही जिम्मे ले लिया था। राहिल की अक्सर वही देखभाल करने लगा था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी वह राहिल के पास आकर काफी देर बैठा करता था, इसलिए तो मुझे लगता था कि आदित्य के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस, उसकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी। और फिर ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते चले गए और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, जो ना ही मेरे जैसा था और ना ही राहिल जैसा। बल्कि हैरत की बात थी कि वह हूबहू आदित्य के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी आदित्य की। और फिर आदित्य ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। उसने कहा, दीदी, दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसे लगने लगा है। कहते हैं कि जिसे माँ प्रेग्नेंट के दिनों में ज्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। आदित्य की बात पर मैं न सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों की भी मालूम थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की ठिकाना नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर आदित्य ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठाई थी। बल्कि हमारी क्या, राहिल को भी वह बिल्कुल सेवा पानी कर रहा था। मैं तो उसे छोटे भाई की तरह सोच रखने लगी थी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई। इतनी जल्दी मैं दोबारा प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर राहिल की जिम्मेदारी अलग। मैं इसी परेशानी में थी कि राहिल ने मुझे समझाया और कहने लगे, जब खुदा की तरफ से आशीर्वाद मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहाँ पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, वहीं दूसरा भी आ जाए। मैंने सर झुकाकर राहिल से कहा, हमारी जिम्मेदारी आदित्य के कांधे पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब ये बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी आदित्य के कांधे पर आ जाएगा और मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों को इस कदर लेकर मसरूफ हो गई कि मुझे राहिल का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो आदित्य ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और आदित्य का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थककर गहरी नींद सो जाती। आदित्य अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जाया करता था और वह उन्हें अपने साथ सुला लेता था। यह बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 16 साल का बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। आदित्य ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वह बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी आदित्य ने ही उठा ली थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वह हमारा पूरा घर चला रहा था। लेकिन मुझे शर्म आती थी, क्योंकि वह बिल्कुल गैर है। अचानक आदित्य किसी काम से कमरे में आ गया। वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गई हूँ कि आप फिर से प्रेग्नेंट हैं। आप अपना ख्याल रखें। खर्चे की फिक्र आप ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है और आपके नसीब से मुझे यह सब मिल रहा है। वह हमेशा इस तरह बातें करता था, इसलिए वह मुझे और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की मां बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने राहिल को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे तो आदित्य आ गया और कहने लगा, दीदी, इन्हें मुझे दे दे और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे आदित्य को पकड़ा दिए। वह हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था।
मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और आदित्य का शुक्रिया अदा किया। वह बच्चों को लेकर चला गया। इत्तेफाक से मेरे हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर गया और मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख की आवाज पर राहिल की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे खुद इजाजत दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं। इसलिए मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे ले लेता और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता। दरअसल घर के हालात की वजह से राहिल भाई बहुत परेशान थे। वह किसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी। रात आपके कमरे में मैं ही मौजूद होता था जो आपकी इज्जत से खेलना चाहता था। मेरी चीख की आवाज पर आदित्य भी दौड़ता हुआ चला आया था। उसे देखकर वह आदमी कहने लगा, आदित्य, तूने तो कहा था कि यह अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन यह तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। आदित्य घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या काम है। वह आदमी गुस्से में गालियां देते हुए निकल गया था। मैंने नफरत से आदित्य से पूछा, यह सब क्या है? तब जाकर आदित्य ने कहा, आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सकें, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा करूं। जब कोई गाहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। आप सो जाती और गाहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी गाहक के ही हैं, क्योंकि राहिल भाई तो बाप बनने की औकात नहीं रखते। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा मैंने वही किया। मैंने आपको उसकी मर्जी से ही बेचा है। आदित्य की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हैरत से पलटकर राहिल को देखा। वे नजरें चुराए और फिर खुद ही कहने लगे, मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे पता चला कि आदित्य कैसा काम करता है तो मैंने खुद ही उससे कहा कि हर रात वह तुम्हें किसी न किसी को बेच दिया करें। मैं तो खुद नींद की दवाइयां लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। आदित्य भी किसी गाहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गई और हमारे घर के हालात बदल गए, और मैं बस इतना ही चाहता था। राहिल की बात सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और मेरी गोद भरने के लिए आदित्य के साथ मिलकर उसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने आदित्य के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम मुसीबत में जरूर काटते थे, लेकिन मेरे शौहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था। ना ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन ये सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने आदित्य को फौरन दुकान खाली करने को कह दिया और उसकी गोद से अपने बच्चे झपट लिए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे, जिनके बाप का मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था कि मैं किस कदर बेवकूफ निकली, जो यह जान नहीं पाई कि यह बच्चे मेरे शौहर के नहीं हैं। क्यों मैं उन दोनों मर्दों के हाथों बेवकूफ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ आदित्य नहीं था, बल्कि राहिल भी थे। लेकिन मैं क्या करती। मैं राहिल के निकाह में थी और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ देती। इसलिए मैंने मजबूरी में उनके साथ गुजारना शुरू कर दिया। आदित्य दुकान छोड़कर चला गया। मैंने उसी दुकान में कुछ जमा किया
पैसों से औरतों का सामान डाल दिया और खुद वो दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। उनका बाप कौन है ये मैं नहीं जानती, मगर मैंने इन्हें अपनी गोद से पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई। आप लोग बताएं, जो मेरे साथ हुआ क्या वह सही है? क्या मेरे शौहर को यह हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई मर्द अपनी औरत की इज्जत का सौदा कर सकता है? क्या मुझे अपनी औलाद को छोड़ देना चाहिए? क्या आजकल के दौर में किसी भी कम उम्र या जवान लड़के पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद। आज की स्टोरी बहुत ही खतरनाक है। स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभार विकास लेते थे, और मैं रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि विकास को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विकास के कमरे में चली गई। विकास बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूं? विकास ने संकोच में कहा, मौसी, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विकास ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मेरी, हेलो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपको जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम अनुष्का है। मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है। अपनी भरी भरी काया और लगभग 5 फीट 8 इंच की ऊंचाई के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 22 साल के भतीजे की, जो मेरा दीवाना हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, मौसी, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी पर हैं। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियों का साइज और भी बढ़ गया है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक भूत के दीवाने थे। वैसे आमतौर पर भूत का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति विवेश घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। विवेश का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द और हताशा का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा विकास उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजाजी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन विवेश ने विकास को यहाँ रुकने के लिए कह दिया, क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे। इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर विकास को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। विकास मान गया और बहुत खुश हो गया। विकास मेरे कान तक ही आता था। शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। विकास ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज विकास मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं विवेश को खाना खिला रही थी, तब विकास भी हमारे पास बैठा था। फिर विकास अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। विवेश के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने विवेश के पास बैठकर कहा,
वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे? विवेश ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी जोश में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताओ तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं अनुष्का, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो बेबी, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूं। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो, नहीं तो कम से दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद विवेश सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसीलिए मैं खड़ी होकर विकास को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन विकास अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ विकास, 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। विकास उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर विकास ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। विकास ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही विकास ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? विकास कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, मौसी सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। विकास ने कहा, हाँ मौसी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी ठुकाई तो कर दी होगी ना? विकास बोला, नहीं मौसी, सच बताओ तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो विकास। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करती करती विकास के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो विकास बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही विकास ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे? विकास मुस्कुराकर पूछने लगा, मौसी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूं? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है? विकास मुझसे कहने लगा, मौसी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने सीने पर लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद विकास मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। विकास को आए हुए 10 से 12 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरी कमर की मालिश भी कर देता। लेकिन मेरी प्यास दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो विकास ही है जो मेरी प्यास बुझा सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वे भी मुझ पर लाइन मारते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे देखते और अपनी आंखें सेकते। पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सेट कर लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं
इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे, इसीलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन विकास तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही मुझे शांत कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज विकास को फंसा ही लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही विकास नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही लौटे मैं दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी ननिहाल गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे पति और विकास के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही विकास अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा सॉरी मौसी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे विकास, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, विकास बोला। अरे मौसी, ऐसे में अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा। ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। विकास का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी मौसी थी, इसीलिए वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे विकास रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा? विकास बोला, माँ कसम, मौसी मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त है मौसी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी विकास बोला, मौसी मुझे नहीं आता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब विकास की धड़कनें तेज होने लगीं, तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि विकास का शैम्पू तो पहले ही निकल चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से विकास को मारते हुए कहा, यह क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही विकास का नशा उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी मौसी, सॉरी, वो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूं। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और विवेश को कमरे में देने के लिए चली गई। विवेश भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। विवेश बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? अनुष्का, धीरे धीरे काम कर लिया करो, ना देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नो बेबी नो कहकर स्पीडी को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना अनुष्का, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद विवेश ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं विकास के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं विकास को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है? विकास, आज तो तुम काफी ढीले ढाले से लग रहे हो। विकास बोला, मौसी, वो मैंने पहली बार ऐसा अनुभव लिया था। प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताओ तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने विकास को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज विकास के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। मौसी, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रही हूं कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूं। इन 12 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं। लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं।
विकास मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं मौसी, मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज मौसी, मना मत करना। बस एक रात के लिए मेरी बीवी बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। जब विकास ये सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो वैसा नहीं कर पाते हैं। और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा अब से? तुम मुझे अपनी मौसी नहीं बल्कि जीएफ ही समझना। विकास बोला, मौसी एक बात और है, मेरा तो छूते ही निकल जाएगा। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन आप इतनी खूबसूरत। मैंने उसे कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। तुम बस रात को तैयार रहना। मेरे इतना कहते ही विकास खुश हो गया और उसने थैंक्स मौसी की रट लगा दी। कहने लगा, मौसी आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे विवेश को नहलाना भी था। जब विवेश जी नहा लिए तो विकास उन्हें बाहर टहलाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही विकास ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतने में 10 बज चुके थे और विवेश की दवाइयों का समय हो रहा था। इसीलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयां दे दी। विवेश की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थीं ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। विवेश दवाइयां लेकर जल्दी ही सो गए। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि विवेश सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, बालों का जुड़ा बना लिया और महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभार विवेश लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि कि विकास को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विकास के कमरे में चली गई। विकास बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूं? विकास ने संकोच में कहा, मौसी मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विकास ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। विकास ने जवाब दिया, मौसी पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूं। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्मा रही है। मैं विकास को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। विकास ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद खाया। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई, वह तो सीधे ही पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने विकास से कहा, अब बस भी करो और कितने खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं मौसी, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। ये विकास की पहली पूजा थी, इसीलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो ज्यादा नहीं थकी, लेकिन विकास पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद विकास थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी जब मैंने उससे पूछा, कैसा लगा? फर्स्ट टाइम? तो विकास ने जवाब दिया, मौसी सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, या कहूं तो दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और विवेश को दे आई। इसके बाद मैं विकास को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, मौसी मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मुझे लगा कि शायद विकास को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, विकास तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूं तो यह मेरी मजबूरी थी,
क्योंकि तुम्हारे चाचा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो। और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। विकास ने हमें सर हिला दिया और बोला, मौसी, अगर ये मेरी मजबूरी बन गई तो मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी मौसी के पास। मैंने कब तुम्हें मना किया है? इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और विकास फिर से मेरी तारीफ करने लगा। मौसी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी मौसी मिली। इसके बाद मेरे और विकास के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता मैं विकास से पूजन करवा लेती। इसी बीच विकास के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन विकास ने मना कर दिया। अब मेरे पति विवेश भी चलने फिरने लगे थे तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। विकास अब मेरी ओर ज्यादा केयर करने लगा था। शाम को जब भी मैं विवेश को सुलाकर विकास के पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं विकास से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता, चुप रहो मौसी, आप सारा दिन काम करती हो, इसीलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना आऊं क्योंकि मैंने मौसी के रिश्ते को खराब किया है, लेकिन सच कहूं तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि सच में यह गलत बात होती है तो मेरे खातिर कमेंट में एक प्रॉमिस जरूर करके जाइए कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्टोरी की शिक्षा, यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। आइए हम इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। कहानी में अनुष्का अपने पति विवेश की देखभाल करती है। जब वह दुर्घटना में घायल होते हैं, यह दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों की देखभाल करना भी शामिल है। जीवन में जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें अपने साथी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अनुष्का और विकास का रिश्ता दिखाता है कि परिवार के सदस्यों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है। जब विवेश को चोट लगती है तो विकास अनुष्का की मदद करता है। यह दर्शाता है कि कठिन समय में परिवार का सहारा कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए और उन्हें सुनना चाहिए। कहानी में विवेश की चोट के कारण अनुष्का को उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमारी प्राथमिकता हमारी और हमारे परिवार की सेहत होनी चाहिए। अनुष्का ने विवेश की बीमारी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी, जो उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जीवन में कई बार हमें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन सकारात्मक सोच और बनाए रखने से हम उन्हें पार कर सकते हैं। कहानी में जब विकास और अनुष्का एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं तो उनके बीच की दूरी कम होती है। यह दिखाता है कि खुला संचार किसी भी रिश्ते की नींव है। हमें अपने मन की बात बिना किसी डर के कहनी चाहिए ताकि हमारे रिश्ते मजबूत बने रहे। कहानी में अनुष्का और विवेश के बीच की बातें और विकास की उपस्थिति से पता चलता है कि जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन कितना जरूरी है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बनाए रख सके। अनुष्का और विकास के बीच का रिश्ता विश्वास पर आधारित है। जब एक रिश्ते में विश्वास होता है तो वह अधिक मजबूत और स्थायी होता है। हमें अपने रिश्तों में ईमानदार रहना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती हैं कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहां मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहां लेट जा, क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई
मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी ले ली। मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वह चाची को ना बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वे ज्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थीं। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी चाची की 2 बहनें थीं। चाची की उम्र 28 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 24 साल थी। चाची की बहन को तो मैंने चाचा के शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वह उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने यह सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि चाची, आपके घर वालों को भी आना है? चाची ने कहा, नहीं, उनको नहीं आना, क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है। इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो जरूर आऊंगी। जब वह बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है। बस स्टैंड पर आकर वह तुम्हें फोन कर देंगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पेंट शर्ट निकालकर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं चाची की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फोन आने का इंतजार कर रहा था। मुझे यह था कि वह जल्दी से मुझे फोन करें और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज्यादा चाहत था कि मैंने बाथरूम में ही फोन ले लिया। मुझे यह था कि अगर उन्होंने मुझे फोन किया और मेरा फोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए और फोन करके चाची को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फोन बाथरूम में ही ले गया। मैं जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था जिसे मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वह परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज्यादा चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी, और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फोन आया। मुझे पता था कि यह किसका नंबर है, क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे कोई फोन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज सुनकर सच में वह चाची की बहन ही थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूं, मुझे आकर ले जाओ। इतनी सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतजार करें, मैं अभी आया, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। यह कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मुझे उन्हें काफी समय बाद देखना था। चाची की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था, और वहां से मैं काफी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा
तो चाची की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी। कटिंग करवाने के बाद वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था, जिसमें वह पूरी आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वह दूध से भी ज्यादा सफेद थी। वह जितनी सुंदर थी, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकतें की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था, उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलते हुआ भी जाता, मेरे साथ चला जाता, तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूं, इसीलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, आपसे ज्यादा तेज तो मैं चला लेती हूं। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वह भी हंस रही थी और हंसते हुए वह कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वह शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। खुशी के साथ वह एक दूसरे से गले मिलने लगी। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन चाचे के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मासी पहले तैयार हो जाए, ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वह अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वह बहुत ज्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है, तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी यह कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि चाची की बहन को भी वही रंग पहनना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को चाची की बहन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय चाचे का बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वह शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वह जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो, मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा। इसके बाद बलजीत अपनी मानसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरामदे में अपना मन ढककर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं अभी फोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय चाची ने अपनी बहन को जगाया और कहा, राहुल को थोड़ा साइड करके ले ले, इसे बीच में इसको को भी रख लो। मैंने देखा
बाहर ठंड में कांप रहा था। वह मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के कोने में लेट गया। हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करें। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे यह जानने में देर नहीं लगी कि यह पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू न रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर पर रख दिया। मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा कि उसे यह महसूस हो कि मैं नींद में यह सब कर रहा। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे यह अंदाजा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे यह महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है, और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वह हरकत कर बैठी, जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वह सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 1 हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और 1 हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस 1 हफ्ते को अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी, जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी चाची की बहन के साथ शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी चाची को बता दिया, चाची, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी चाची को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी जिंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।